वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी लिस्टिंग के बारे में। शेयर डी लिस्ट कब होता है और क्यों होते हैं शेयर डी लिस्ट, साथ ही साथ डी लिस्टिंग से पहले हम कैसे जान सकते हैं कि ये वाला शेयर डी लिस्ट होने वाला है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई भी ऐसे शेयर्स है अभी भी जो कि डी लिस्ट हो चुके हैं, जैसे हम जानते हैं ये बंगाल स्टील डी लिस्ट हो चुका है, लेकिन बहुत से लोगों के पास वो शेयर्स अभी भी हैं। मुझे ये कमेंट सेक्शन में पता चला, तो मैंने सोचा सभी डी लिस्टिंग के ऊपर का वीडियो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डी लिस्टिंग के शेयर्स अगर आपके पास है तो आप उन शेयर्स का क्या कर सकते हैं, हम ये भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डी लिस्टिंग कब और क्यों होते हैं। अब कोई भी शेयर डी लिस्ट होता है तो क्यों होता है। सबसे पहले कब होते हैं, अगर शेयर डी लिस्ट कब होते हैं हम इस पे बात करें तो किसी भी कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी बीएससी से डिलिस्ट होता है यानी चला जाता है। लिस्टिंग भी होना यानी शेयर बीएससी एनएससी पे आना और बीएससी एनएससी से चला जाना यानी डी लिस्टिंग। अब कंपनी कभी कभी खुद ही डिसाइड करती है कि उनको डी लिस्टिंग करनी है, उसे वॉलेंटरी डी लिस्टिंग कहते हैं। अगर आप जानते हैं कि रिसेंटली किस कंपनी ने ऐसा करने की कोशिश किया था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर नाम बताइए, या आपको नहीं पता तो आप नहीं लिखिए, मैं आपको वहाँ पे नाम बताऊंगी। अब सेबी एक्सचेंज के थ्रू फोर्स करते कंपलसरी डी लिस्टिंग के लिए, उसे कंपलसरी डी लिस्टिंग बोलते हैं जब सेबी की तरफ से ये फोर्स होता है कि ये कंपनी को आप डी लिस्ट करो। या कंपनी के मर्जर या एक्वायर होने के टाइम भी डी लिस्टिंग हो जाती है कंपनी, यानी दो कंपनी है और ये दोनों कंपनी एक दूसरे में मर्ज होकर एक कंपनी बनेगी, तो ऑब्वियस है अगर ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है तो ये दोनों मर्ज होकर अगर ए बी बनेंगे तो ये कंपनियां डी लिस्ट हो जाती है। अब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत वीक है, तब भी कंपनी डीलिस्ट हो जाती है। या लिस्टिंग रूल का वॉयलेशन अगर कंपनी करती है तब भी कंपनी को डीलिस्ट किया जाता है। अब ये कब होती है हमने ये जाना, अब हम जानते हैं क्यों होती है डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग होने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं। जैसे अगर हम देखें वॉलेंटरी डीलिस्टिंग या कंपनी खुद करती है तो ये सबसे कॉमन रीज़न है क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वो वॉलेंटरी डीलिस्टिंग करवाते हैं। पब्लिक शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर दी जाती है, ऐसे नहीं कि उनको वॉलेंटरी डीलिस्टिंग करनी है तो कर लेंगे और आपके पास जो होल्डिंग में शेयर है वो वेस्ट। आपको एक पब्लिक ऑफर दी जाएगी। कंप्लायंस कॉस्ट और रिपोर्टिंग से बचना है उनको, इस वजह से वो ये चीज़ करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कंपनी बोलती है कि भाई पब्लिक लिस्टिंग का फ़ायदा नहीं है, प्राइवेट ही बेटर है, इस वजह से वो डी लिस्टिंग करवाना चाहती है। ये कंप्लायंस रीज़न देकर वो डी लिस्टिंग करवाती है और पब्लिक को एक ऑफ़र देती है, उस ऑफ़र के थ्रू उनके पास रहने वाले शेयर्स जो है वो बेच सकते हैं। अब ये तो रहा वॉलेंटरी डी लिस्टिंग। कंपल्सरी डी लिस्टिंग यानी फोर्स जो करती है सेबी एक्सचेंज। अब एक्सचेंज यानी सेबी एक्शन लेता है और उसके रीजंस होते हैं, जैसे कि फ्रॉड या स्कैम किया हो कंपनी ने, फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट नहीं करना, ये भी एक फोर्स डीलिस्टिंग का के लिए रीज़न काफ़ी है। कंटिन्यूस लॉसेस या बैंक्रप्सी हो जाना कंपनी। रिसेंटली बैंक्रप्सी के कगार पर कौन सी कंपनी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं आपको बताऊंगी आने वाले वीडियो में। लिस्टिंग रूल का वॉयलेशन करना, ये भी डीलिस्टिंग के कॉज के लिए काफ़ी होता है। थर्ड रीज़न है मर्जर या एक्विजिशन। जब कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज हो जाती है यानी पुराना शेयर रिप्लेस हो जाता है तब भी डीलिस्टिंग कंपनी हो जाती है। इसके अलावा लो ट्रेडिंग और नो इंटरेस्ट। अगर वॉल्यूम ज़ीरो है कंपनी में, कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है, बाइंग सेलिंग ज़ीरो है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कंपनी में, तो कंपनी डिसाइड करती है कि एग्ज़िट लेना ही बेटर है और इसमें लो ट्रेडिंग और नो इंटरेस्ट के तहत वो कंपनी जो है डी लिस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर कंपनी डी लिस्ट हो जाए, तो शेयर एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होगा। अगर आपके पास है और आपने ऑफ़र प्राइस में नहीं बेचा है तो वो शेयर फिर से कोई नहीं खरीदेगा। लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है। एग्ज़िट ऑफ़र मिल सकता है अगर वॉलेंटरी है तो। कंपलसरी में लॉस का रिस्क रहता है, ये चीज़ को याद रखिए। अब डी लिस्टिंग हम पहले से कैसे पहचान सकते हैं कि कोई कंपनी डीलिस्ट होने वाली है। अर्लियर साइंस क्या होते हैं कंपनी के जिससे हमें पता चले कि ये कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। सबसे पहले फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स।
अगर 2-3 साल लॉसेस चल रहे हैं, नेगेटिव में कैश फ्लो है और ऑडिट का कोई भी क्वालिफाइड एडवाइज़र ओपिनियन नहीं है, डेट बहुत हाई है कंपनी पे, इंटरेस्ट कवर वीक है, या सिग्नल दिखते हैं जबकि रिस्क बढ़ जाता है कंपनी में। अगर कोई कंपनी आपको कंटिन्यूसली लॉसेस में दिखती है, नेगेटिव कैश फ्लो है कंटिन्यूसली कई सालों तक, ऑडिट का कोई क्वालिफाइड या एडवाइजरी ओपिनियन नहीं है कंपनी की तरफ से, डेट बहुत हाई होता जा रहा है या इंटरेस्ट कवर वीक होता जा रहा है, तो ऐसी कंपनी डिलिस्ट होने के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्राइस और वॉल्यूम का बिहेवियर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, बहुत कम बायर्स या सेलर्स उस कंपनी में अवेलेबल नहीं के बराबर होता है। प्राइस में अननेचुरल स्पाइक्स होता है, ऑपरेटर ड्रिवन मूव होता है, यानी बार बार अपर लोअर सर्किट्स बना रहता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूज़ के तहत भी अगर नहीं है कोई न्यूज़ स्ट्रॉन्ग तब भी अपर लोअर सर्किट्स ये ऐसे स्टॉक्स में बना रहता है, यानी लिक्विडिटी की वजह से एग्जिट मुश्किल हो जाती है ऐसे स्टॉक्स में। तो अगर प्राइस वॉल्यूम बिहेवियर इस तरीके का आपको दिखे तब भी वो स्टॉक से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कंप्लायंस एंड फाइलिंग इश्यूज़ भी होते हैं, यानी क्वार्टरली रिजल्ट लेट या सबमिट ही नहीं करना, एक्सचेंज का नोटिस नॉन कंप्लायंस का होते हुए भी कंप्लायंस को पूरा नहीं करना, ट्रेडिंग सस्पेंशन वार्निंग है एनएससी बीएससी की तरफ से तब भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करना, ये कंपलसरी डीलिस्टिंग का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें देखने को मिलता है। अब ये जो है ट्रेडिंग सस्पेंशन वार्निंग्स जो कि हमें तपारिया में देखने को मिल रही है, और तपारिया ने इसके पहले भी डीलिस्टिंग की कोशिश की हुई है लेकिन वो हुआ नहीं था। अब उसके अलावा प्रमोटर की एक्टिविटीज़ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है सडनली बढ़ रहा है, यानी बायबैक या क्रिपिंग एक्विजिशन हो रहा है, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है, यानी ऑफन वॉलेंटरी डीलिस्टिंग का सेटअप वो बनता जा रहा है। आपको पता ही है 75-25 का रूल है कंपनी का, लेकिन कंपनी फिर भी अपना होल्डिंग बढ़ाता जा रहा है। अब कॉरपोरेट एक्शन या अनाउंसमेंट्स की बात करें तो डीलिस्टिंग का प्रपोजल बोर्ड मीटिंग के डीलिस्टिंग में होता है, एग्जिट ऑफर की बात होती है, मर्जर या रिस्ट्रिक्टिंग न्यूज़ के थ्रू हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑफिशियल फाइलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारी अगर डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई है, ऑफ़र प्राइस आई है, तो सब कुछ एनएससी बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे उनको अपलोड करना होता है। जस्ट बिकॉज कि किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ आ गई कि पर्टिकुलर स्टॉक डीलिस्ट हो रहा है तो वो डीलिस्ट नहीं होता, आपको ये पर्टिकुलर जाकर सर्कुलर एनएससी बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखने को मिलेंगे, आपको वो देखना चाहिए, फिर ही ट्रस्ट करना चाहिए। इसके अलावा 6th रीज़न है मार्केट रेपुटेशन का सिग्नल, यानी कंपनी का नाम फ्रिक्वेंटली निगेटिव न्यूज़ में आ रहा है, सोशल मीडिया पर पंप एंड डंप की टिप्स आ रही है, रूमर्स को इग्नोर करो लेकिन ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करो क्या सच में ये कंपनी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पर्टिकुलर निगेटिव न्यूज़ आ रही है या पंप और डंप का खेल चल रहा है या नहीं। अगर हम एक कॉमन सी क्विक चेकलिस्ट देखेंगे तो आपको किसी भी कंपनी के बारे में अगर 4 में से 2+ चीज़ें फॉलोइंग दिखी तो आपको कॉन्शियस हो जाना है। जैसे लॉसेस प्लस वीक कैश फ्लो अगर आपको दिख रहा है, साथ ही साथ लो वॉल्यूम और लिक्विडिटी ट्रेडिंग दिख रही है, कंप्लायंस की इशू दिख रहे हैं कंपलसरी, प्रमोट होल्डिंग बढ़ रहा है एग्रेसिवली, तो हाई डीलिस्टिंग के चांसेस होते हैं। ये चीज़ को आपको कॉन्शियस रहना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी डीलिस्ट वाला स्टॉक अभी भी है, जैसे हमने देखा बंगाल स्टील जो था ये अभी भी लोगों के पास है। अब बंगाल स्टील ग्रुप ने पब्लिक शेयर होल्डिंग के शेयर्स थे वो बायबैक के थ्रू, एग्जिट ऑफर के थ्रू जो है वापस लिए थे। मतलब आपको ऑप्शन मिला था, अब ऑप्शन आपको मिला था तो आपने शेयर्स को बेच के एग्जिट ले लिया होगा, या कंपनी के साथ अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स बन गए होंगे। अब जिन्होंने एग्जिट ले लिया है, लेकिन अब जो लोग अनलिस्टेड शेयर होल्डर बन चुके हैं, अगर आपने एग्जिट ऑफर एक्सेप्ट किया होता तो ऑब्वियस है आपको पैसा मिल गया। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो अब आप क्या कर सकते हो, अब अभी कंपनी के शेयर होल्डर हो, यस, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बट शेयर स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड नहीं होगा, ये अब आपको समझना है। लिक्विडिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, इसको बोलते हैं अनलिस्टेड शेयर। अब रियलिटी थोड़ी हार्श है लेकिन रियलिटी है। ऐसे जो डीलिस्टेड शेयर है बेचना बहुत मुश्किल है,
प्राइस का कोई प्रॉपर मार्केट नहीं होता। कंपनी एक्टिव हो, वॉल्यूम हो सकती है, नहीं तो प्रॉपर वैल्यू बन जाती है, वरना अब इसका वैल्यू बनना मुश्किल है। अब ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में स्टक हो तो। इमीडिएटली वेरीफाई करो सबसे पहले कि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। दूसरा, कंपनी का जो लेटेस्ट स्टेटस है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। और तीसरा, क्या बायबैक या रीलिस्टिंग या मर्जर प्लान चल रहा है या हो चुका है। अब अगर ये तीनों ऑप्शन आपने चेक करने के बाद आपके पास अब और 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है आपको होल्ड करके वेट करना है, अगर कंपनी फ्यूचर में रीलिस्ट करे तो या बायबैक दे तब आपका पैसा मिल सकता है। सेकंड, अगर ऑफ मार्केट में सेल करना है तो कुछ ब्रोकर डीलर्स जो है अनलिस्टेड शेयर को खरीदते हैं बट प्राइस बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम मिलता है। या तीसरा, राइट ऑफ लास्ट ऑप्शन है, अगर कंपनी डेड हो जाए इसको कैपिटल लॉस ट्रीट करके आप ऐसा दिखा सकते हो टैक्स पर्पस से कि ये जो पैसा है मेरा राइट ऑफ हो चुका है। अब फाइनली बोलूँ तो आपके पास अगर किसी भी कंपनी के अगर बंगाल स्टील के भी शेयर है तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनने का चांस अब लो के बराबर है, नहीं के बराबर है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो हो सकता है सरप्राइज मिल जाए या डेड इन्वेस्टमेंट बनाकर आप उसको एज अ टैक्स पर्पस यूज़ कर लो। आप मुझे, अगर किसी के पास ये शेयर्स हैं ऐसे किसी कंपनी के जो कि डीलिस्ट हो चुकी हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं आपको उसके प्रॉबेबल चांसेस बता सकती हूँ कि अब ये कंपनी वापस रिलिस्ट हो सकती है या नहीं, या ये कंपनी के ये शेयर्स का आप क्या कर सकते हो। अब एट द एंड हम अगर ये जाने कि 5 ऐसे स्टॉक जो कि डीलिस्ट का खतरा लेकर चल रहे हैं, अभी भी रिस्क जोन में है, डीलिस्ट जोन में है, तो हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रोल्टा इंडिया लिमिटेड। अब ये ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी और एनक्लैट प्रोसेस में गया है, यानी फाइनेंशियल कोलैप्स प्लस हेवी डेप है और हाई रिस्क है कि ऑलमोस्ट डेड कैप होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टॉक है वो है सीरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, जो कि आरबीआई एक्शन के अंडर है प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में है, यानी बिजनेस प्रैक्टिकली शट है और कंपलसरी डीलिस्टिंग टाइप का रिस्क इसमें देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल जो है इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है और रिजोल्यूशन चल रहा है। आउटकम पे डिपेंड है कि डीलिस्ट पॉसिबल है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम कोई स्टॉक की बात करें तो वो है जीटीएल इंफ्रा। जीटीएल इंफ्रा पे हाई डेप है और वीक फाइनेंशियल्स हैं। पेनी स्टॉक है, लो कॉन्फिडेंस है, लो टर्म डीलिस्टिंग रिस्क भी इसमें सिचुएशनली देखने को मिलता है। फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक है वाकरंगी। वाकरंगी लिमिटेड का पास्ट गवर्नेंस इशू है, ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट का एक डाउट है और कंपनी जो है ये ट्रस्ट रिस्क पे चल रही है, कंप्लायंस प्लस ट्रस्ट रिस्क। तो ये भी हो सकता है कि ये भी हमें डीलिस्टिंग प्रोसेस में आते हुए देखने को मिले। हेवी डेप लॉसेस, इंसॉल्वेंसी, एनक्लैट केसेस, लो इन्वेस्टर ट्रस्ट, गवर्नेंस इशू और वीक बिजनेस मॉडल, ये साइंस होते हैं जेन्युइनली हमें जो है ये देखने के लिए कि कौन सी कंपनी डीलिस्ट होती है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you really feel that this information is informative for you, please like the video and subscribe the channel. If you have any question regarding delisting or you are stuck in any delisted share, so please do comment. I'll get you the solution in comment section. Thanks for watching.